सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज से शुरू होने जा रहा है आपके क्लास 12th के बायोलॉजी का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य। अब ये जो आपका अध्याय है, इसमें आपको रिप्रोडक्शन से संबंधित यानी कि जो जनन होता है उससे संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी समस्याएं हैं या इससे संबंधित जो भी लाभ होते हैं, उनके बारे में आपको इस चैप्टर में बताया जाता है। इसी चैप्टर में एक टॉपिक और ऐड किया गया है जिसको हम बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट, जिसको बोला जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो ये क्या चीज होता है और इसको इस चैप्टर में आखिर ऐड क्यों किया गया है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको जब इस सेशन में आगे बढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा। तो आप लोग इस सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको हर एक बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका चैप्टर का नाम है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य। तो जनन स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो आपका जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ टॉपिक है, इसमें आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि एक संस्था है पूरे विश्व में जिसको बोला जाता है WHO, जिसका पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसने क्या किया, एक डिफिनेशन दिया। क्या डिफिनेशन दिया कि यदि कोई व्यक्ति फिजिकली यानी कि बोल सकते हैं शारीरिक रूप से, इमोशनल यानी कि भावात्मक रूप से, और व्यवहारिक यानी कि बिहेवियरली, और सामाजिक रूप से यानी कि सोशल, इन सभी तरीकों पर अगर वह खरा उतरता है, खरा उतरने का मतलब इन सभी तरीकों से वह स्वस्थ है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जनन स्वास्थ्य बोलते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, जनन स्वास्थ्य बोलते हैं। यह डिफिनेशन किसने दिया, तो इस डिफिनेशन को दिया था WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में आप लोग इस समय तो अच्छी तरीके से जान ही गए होंगे, वो WHO के बारे में, क्योंकि जब से कोरोना महामारी स्टार्ट हुआ था तब से इसके बारे में काफी ज्यादा यहाँ पर आपको जानकारियां मिलती रहती हैं। तो WHO ने क्या कहा कि अगर कोई व्यक्ति फिजिकली और इमोशनली, बिहेवियरली और सोशल रूप से क्या होता है, सही होता है, स्वस्थ होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जनन स्वास्थ्य बोलते हैं। ये सबसे पहला पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है। अब आपका जो NCERT है उसमें सबसे पहला जो टॉपिक दे रखा है इस चैप्टर में वो क्या है, तो वो है प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी यानी कि समस्याएं एवं कार्यनीति। किससे संबंधित, जनन स्वास्थ्य से संबंधित। अब याद रखिएगा, भारत में कहीं ना कहीं जनसंख्या सबसे ज्यादा है, यानी कि अगर पूरे विश्व में बात की जाए तो चाइना यानी कि चीन जिसे बोलते हैं वो फर्स्ट नंबर पर आता है पॉपुलेशन के दृष्टि से, और दूसरे नंबर पर इंडिया यानी कि हमारा भारत देश आता है। तो कहीं ना कहीं भारत में भी जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब इसके बढ़ने का रीजन क्या होता है, और ये जो जनन स्वास्थ्य हमारा जो यहाँ पर चैप्टर है, इस जनन स्वास्थ्य से संबंधित कौन कौन सी कार्यनीतियां लाई गई थी, इसको हम बात करते हैं इस टॉपिक में। तो आप देखेंगे कि जो भारत है, भारत पहला ऐसा देश है जिसने जनन स्वास्थ्य से संबंधित कुछ कार्य योजनाएं लाई थी। क्या लाई थी, कार्य योजनाएं लाई थी, कुछ प्रोग्राम्स जारी किए थे। विश्व में सबसे पहला कौन सा देश है जिसने जनन स्वास्थ्य से संबंधित कुछ कार्य योजनाएं लाई, तो उसमें किसका नाम आएगा, भारत देश का नाम आएगा, जिसे इंडिया बोलते हैं। क्लियर थी बात। तो भारत देश सबसे पहला ऐसा देश है जिसने जनन स्वास्थ्य से संबंधित कार्य योजनाएं लाई। अब इसमें कौन सी कार्य योजनाएं थी और कब लाई गई थी, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये पॉइंट NCERT में दे रखा है और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो सबसे पहली योजना थी वो थी परिवार नियोजन के नाम से लाई गई थी, जिसको हम बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। अब जो फैमिली प्लानिंग होता है इसको लाया गया था सन 1951 ईस्वी में। अब ये फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत बताया क्या जाता है, तो याद रखिएगा, इसमें यहाँ पर यह बताया जाता है कि जो भी जनन से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी जनन स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं, उनके बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है, और साथ ही साथ जो जनसंख्या बढ़ रही है हमारे देश में उसके प्रति भी लोगों को जागरूक किया जाता था इन प्रोग्राम के जरिए। अब याद रखिएगा, ये जो प्रोग्राम है जिसको हम परिवार नियोजन बोलते हैं, इसी परिवार नियोजन को बाद में और बड़े पैमाने पर लागू किया गया पूरे भारत देश में। तो इसका नाम क्या दिया गया, परिवार कल्याण यानी कि फैमिली वेलफेयर। तो फैमिली वेलफेयर के नाम से इस परिवार नियोजन को और बड़े पैमाने पर भारत देश में लागू किया गया था। और कब लागू किया गया था, तो याद रखिएगा सन 1977 ईस्वी में। तो सन 1977 ईस्वी में इस परिवार नियोजन को और बड़े पैमाने पर लागू किया गया था। कहां पर, भारत देश में, जिसको क्या नाम दिया गया था, परिवार कल्याण या फैमिली वेलफेयर। ये अब दूसरा पॉइंट याद रखेंगे। अब याद रखिएगा, सन 1977 ईस्वी में ही इसी परिवार कल्याण के नाम को चेंज करके क्या रख दिया गया था, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, जिसको क्या बोलते हैं, RCH। RCH का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसको हम शॉर्ट में RCH बोलते हैं, इसका नाम क्या था, पहले परिवार कल्याण था यानी कि फैमिली वेलफेयर था, जिसको बाद में चेंज कर दिया गया था। तो ये 3 पॉइंट आप लोग यहाँ पर समस्याओं में या कार्यनीतियों में याद रखेंगे। अब बात करते हैं इन जो फैमिली प्लानिंग है इसका उद्देश्य क्या था।
ये जो कार्यक्रम भारत में लागू किए गए इनका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य आप लोग ध्यान दीजिएगा, लोगों को जनन स्वास्थ्य एवं जनसंख्या वृद्धि से संबंधित पहलुओं पर क्या करना था? सूचित करना था। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे देश में जो जनन स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आ रही हैं और जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी कि जो बोल सकते हैं जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, तो इसके प्रति लोगों को जागरूक करना इस प्रोग्राम का उद्देश्य था। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। अब आइए समझते हैं कि यहाँ पर जो शब्द आ रहा है जनसंख्या वृद्धि, ये आखिर क्यों इसमें ऐड किया गया था, इस चैप्टर में आखिर लाया क्यों गया? तो बात यहाँ पर देखिएगा आप लोग, अगर मैं जनसंख्या वृद्धि की बात करूं तो जनसंख्या वृद्धि को हम देखने वाले हैं विश्व में भी और अपने भारत देश में भी। लेकिन इसको देखने से पहले हम जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या से संबंधित कुछ बातों को समझते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है कि जनसंख्या कहलाता क्या है, यानी कि जो पॉपुलेशन होता है वो होता क्या है। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि एक ही जाति के जीवों का समूह, एक ही जाति के जीवों का समूह क्या कहलाता है? जनसंख्या या पॉपुलेशन कहलाता है। अब एक जाति के जीवों का समूह का मतलब क्या कि कहीं ना कहीं हम क्या है? मानव है, तो मानव जाति के जीवों का समूह क्या कहलाएगा? जनसंख्या, यानी कि मानव जनसंख्या कहलाएगी। इसी प्रकार से कुत्ते की भी जनसंख्या हो सकती है, चूहों की भी जनसंख्या हो सकती है। इसी प्रकार से अलग अलग जीवों के जातियों की अलग अलग जनसंख्याएं होती हैं, जिसमें से अगर बात की जाए मनुष्य की, तो हम मनुष्यों की जनसंख्या क्या कहलाती है? मानव जनसंख्या, यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन कहलाती है। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे, एक ही जाति के जीवों का समूह जनसंख्या कहलाता है। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब बनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ये दूसरा पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। तीसरा क्या है कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। अब यहाँ पर देखिएगा, जो मानव जनसंख्या का अध्ययन है इसको सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तो मानव जनसंख्या का अध्ययन सबसे पहले माल्थस वैज्ञानिक ने किया था। ये आपको यहाँ पर सीधे सीधे 4 पॉइंट याद रखना, इसमें कोई लॉजिक की बात बिल्कुल नहीं है। अब पांचवा पॉइंट क्या है कि कहीं ना कहीं जनसंख्या, मान लीजिए हमने बोला कि एक कोई जाति है चूहों का, तो उनमें चूहों की जो जनसंख्या है कितनी है? 100 है। तो आखिर ये जो नंबर हमें मिला 100, किसकी जनसंख्या है? चूहों की जनसंख्या है। ये आखिर हमें मिला कैसे? तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया होगा? उन चूहों को गणना की होगी, यानी कि उन चूहों का क्या किया होगा? हमने संख्या को गिना होगा, तभी जाकर के हमें जो नंबर मिला 100 वो मिला। तो याद रखिएगा, जो जनसंख्या का आकलन या जनसंख्या का जो गणना है वो क्या कहलाता है? जनगणना, जिसे हम बोलते हैं कैंसस। तो कैंसस यानी कि जनगणना क्या कहलाता है? जनसंख्या का आकलन या उसका गणना करना, जिसके द्वारा हमें जनसंख्या के बोल सकते हैं पॉपुलेशन का पता चलता है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अब बात करते हैं विश्व में आखिर जनसंख्या कितनी है और कितने समय में कितनी बढ़ी। तो अगर मैं बात करूं सन 1900 ईस्वी की, तो 1900 ईस्वी में पूरे विश्व में जो जनसंख्या थी मनुष्य की वो कितनी थी? 200 करोड़। और यही जनसंख्या 2000 में आकर के कितनी हो गई? 600 करोड़। यानी कहीं ना कहीं ये इसका 3 गुना हो गया। और वहीं अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत जब आजाद हुआ था यानी कि 1947 ईस्वी में इसकी जनसंख्या थी 35 करोड़, लेकिन वही जनसंख्या 2000 तक आते आते कब कितनी हो गई? 100 करोड़ हो गई। यानी कहीं ना कहीं 4 गुना बढ़ गई। किसकी जनसंख्या? भारत देश की जनसंख्या। तो आप यहाँ पर अगर भारत देश की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर एक ग्राफ दिखा गया आपको, जहां पर ऊपर वाली जो रेखा है वाई एक्सेस पर वो क्या दिखा रहा है? जनसंख्या दर वृद्धि दिखा रहा है। और इसके बाद जो यहाँ पर एक्स एक्सेस पर रेखा है वो क्या दिखा रहा है? टाइम, यानी कि समय दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं समय के साथ जनसंख्या बढ़ती तो है। अगर मैं बात करूं समय के साथ तो जनसंख्या जाहिर सी बात है बढ़ेगी, लेकिन भारत में ये जो जनसंख्या ये बहुत अचानक से इंक्रीज हो गई, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो इसीलिए क्या बोला गया कि भारत में जो जनसंख्या वृद्धि है वो चरघातांकी दर से हो रही है। चरघातांकी को बोला गया, कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि 1947 में जनसंख्या 35 करोड़ थी, लेकिन यही जनसंख्या 2000 तक आते आते 100 करोड़ हो गई। तो कहीं ना कहीं इसका 4 गुना बढ़ा है। इसीलिए यहाँ पर भारत में जो जनसंख्या वृद्धि की दर की बात की गई है वो चरघातांकी दर से वृद्धि की बात यहाँ पर की गई है। तो ये सारी बातें क्या थी? जनसंख्या वृद्धि की थी। अब ये जनसंख्या वृद्धि का रीजन क्या है, आखिर कारण क्या है कि ये जनसंख्या वृद्धि इतनी तेजी से हो रही है, ना केवल भारत में ही पूरे विश्व में? तो इसका रीजन सिंपल सा है। पहला सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है वो क्या है? अशिक्षा। जो सबसे बड़ा रीजन है जनसंख्या वृद्धि का वो क्या है? अशिक्षा, जिसे हम बोलते हैं इलिटरेटी। यानी कि जो अशिक्षा है इसके द्वारा ही क्या हो रहा है? जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा हो रही है। कहीं ना कहीं लोग शिक्षित नहीं है, शिक्षित ना होने की वजह से उनको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जनसंख्या कितनी तेजी से और कितना बढ़ रहा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए जनसंख्या विस्फोट बहुत ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा मृत्यु दर में कमी, यानी कि कहीं ना कहीं जो मृत्यु दर है उसमें बहुत ज्यादा कमी आ गई है। लोगों की जो मृत्यु हो रहा है वो कम हो रहा है। और कम होने का रीजन क्या है? तो सिंपल सा रीजन है मृत्यु दर के कमी होने का कि स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ज्यादा उपलब्ध है। यानी कि स्वास्थ्य सेवाएं जब ज्यादा उपलब्ध होंगी तो मृत्यु दर का लेवल घटता चला जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो जो परिवार नियोजन योजनाएं लाई गई थी, कौन सी योजना है? परिवार नियोजन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया।
फैमिली प्लानिंग की जो योजनाएं लाई गई थी शुरुआती दौर में, उन पर अब लोग बहुत कम ध्यान दे रहे हैं। इसी वजह से क्या हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि गलत सामाजिक रीति रिवाज, गलत सामाजिक रीति रिवाज का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं पहले के जमाने में क्या होता था, अभी भी कई जगहों पर होता है भारत देश में, कि बाल विवाह करा दिया जाता है, बच्चों का कम आयु में ही विवाह करा दिया जाता है। अब इसी वजह से क्या होता है कि जनसंख्या बढ़ने लगती है। और यहाँ पर जो भारत सरकार द्वारा बोल सकते हैं विवाह का जो आयु सुनिश्चित किया गया है, वो मनुष्यों में अगर मेल की बात की जाए, जो नर होते हैं उनकी बात की जाए, तो उनका 21 वर्ष से 24 वर्ष निर्धारित किया गया है, यानी कि 21 से 24 वर्ष बाद ही वो विवाह के लिए योग्य हो सकते हैं। और अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में 19 वर्ष के बाद ही वो विवाह कर सकती है। तो इसीलिए इन बातों पर ध्यान देना जरूरी होता है, जो अशिक्षित व्यक्ति होते हैं उनको इनके बारे में मालूम नहीं होता है, इसीलिए जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा होती है। तो ये सारी बातें आपको आज के सेशन में बताया गया है, जो कि कौन से टॉपिक में था, समस्याएं एवं कार्यनीति में था। अब हम इससे आगे वाले सेशन में देखेंगे, एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं इम्यूनोसेंसिस। अब जो इम्यूनोसेंसिस होता है ये क्या होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो आपको आई होप सारी बातें आज की समझ में आई होंगी। और आपको अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में इसी चैप्टर के एक नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद।